गरीब की 10 रुपए की बिरयानी। अरे चाचा, एक प्लेट बिरयानी कितने रुपए की है? अरे जाओ जाओ मनोहर, तुम्हारे बस की बात नहीं है बिरयानी खाना। 120 रुपए की प्लेट है, इतने में तो 3-4 दिन का खर्चा चल जाएगा तुम्हारा। बिरयानी वाले की बात सुनकर आसपास खड़े सभी ग्राहक जोर जोर से हंसने लगे। जब ये लोग अभी से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो अगर मैंने इनसे उधार बिरयानी मांग ली तो कितना मजाक उड़ाएंगे। नहीं नहीं, रहने दो। मनोहर दुखी होकर अपने घर आया तो देखा उसकी बेटी पायल रो रही थी। अरे ममता, पायल रो क्यों रही हो? क्या उसे पहले से ही पता चल गया कि मैं बिरयानी लेकर नहीं आया हूँ? ये लो, रोने का एक दूसरा कारण भी दे दिया आपने। पापा, मुझे पता था आप बिरयानी नहीं ला पाओगे, लेकिन मैं बिरयानी की वजह से नहीं रो रही हूँ। फीस की वजह से मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। ये सुनकर मनोहर को बहुत दुख हुआ। ममता ने रोटी बनाई और उसके ऊपर नमक डालकर तीनों ने खा लिया। अगले दिन मनोहर फिर काम ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में उसे उसका दोस्त गुड्डू मिल गया। अरे मनोहर भाई, कुछ महीने से बड़े परेशान रहते हो, क्या बात है? अरे क्या बताऊं यार गुड्डू, पिछले कुछ महीनों से मेरा काम ही नहीं चल रहा। मेरा तो अब नौकरी करने का मन ही नहीं करता। मैं तो कल शहर जा रहा हूँ। गुड्डू, अगर मेरे लायक भी कोई काम हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। यहीं बैठे बैठे पहले काम ढूंढने की सोचेंगे तो हम कभी शहर नहीं जा पाएंगे। वहीं चलते हैं, कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा। यहाँ गाँव से तो अच्छा ही है। इस बार मनोहर ने अपनी पत्नी और बेटी को बताया और अगले ही दिन वो गुड्डू के साथ शहर निकल गया। गुड्डू और मनोहर किसी अच्छे होटल में पहुंच गए। सेठ जी, आपके होटल में कोई लिखाई पढ़ाई वाला काम है क्या? मैं पढ़ा लिखा हूँ, कोई अच्छा काम हो तो बताइए। हमारी कोई बड़ी कंपनी नहीं है कि मैं तुम्हें कोई लिखा पढ़ी वाला काम दे सकूं। मुझे एक सफाई कर्मचारी की जरूरत है, जो सुबह जल्दी उठकर पूरे होटल की सफाई करे, हर घंटे ग्राहकों के जाने के बाद तुरंत सारी टेबल साफ करे और रात में भी पूरी सफाई करके जाए। मैंने आज तक अपने गांव में अपनी भैंसों तक को तो नहलाया नहीं, और यहाँ तुम्हारे होटल में सफाई करूंगा? सेठ जी, मैं ये काम करने को तैयार हूँ। गुड्डू, तू कहीं दूसरी जगह काम ले, मैं यहाँ काम कर लूंगा। मुझे पैसों की जरूरत है। सीखो अपने दोस्त से कुछ, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। जाओ, तुम किसी बड़ी कंपनी में जाओ, वहाँ शायद तुम्हें कोई मैनेजर की पोस्ट मिल जाए। गुड्डू वहाँ से नाराज होकर चला गया। मनोहर उसी दिन से उस होटल में साफ सफाई का काम करने लगा और वहीं होटल के बाहर चादर बिछाकर रात में सो जाता था। फिर एक रोज, मनोहर, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। तुम अपना काम बहुत ही सफाई के साथ ईमानदारी से करते हो। आज हमारे होटल में 50 किलो बिरयानी का ऑर्डर मिला है, इसलिए तुम जरा किचन में जाकर हमारे शेफ की मदद कर दो। वो जो भी कहे करते जाना। ठीक है सेठ जी। मनोहर किचन में जाकर शेफ की मदद करने लगा। मनोहर, ऐसा करो, सबसे पहले ये जितना भी चिकन है ना, इसको अच्छे से गर्म पानी से धो लो। उसके बाद चावल भी धो लेना, ठीक है? बाकी का काम मैं तुम्हें बाद में बता रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। तो इस तरह मनोहर उनके साथ मिलकर बिरयानी बनाने लगा। शाम तक 50 किलो बिरयानी बनकर तैयार हो गई। शेफ को मनोहर का काम बहुत पसंद आया। अगले दिन उसने सेठ जी से मनोहर की तारीफ भी कर दी। सेठ जी, मनोहर तो हेल्पर का अकेले ही उतना काम कर देता है जितने मेरे 5 हेल्पर नहीं कर पाते। आप साफ सफाई का काम किसी और को दे दीजिए, मनोहर को मेरा हेल्पर बना दीजिए। क्या बात है मनोहर, शेफ तुम्हारी खुद तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, आज से तुम्हारी पगार भी डबल हो जाएगी और तुम अब हेल्पर के रूप में काम करोगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मनोहर शेफ के साथ मिलकर काम करने लगा। धीरे धीरे वो भी बहुत अलग अलग तरीके की बिरयानी बनाना सीख गया। कुछ महीनों बाद ढेर सारे पैसे इकट्ठे करके और बिरयानी बनाने की कला सीखकर वो अपने गांव वापस लौटा। पायल और ममता बहुत खुश हुए। पायल, कल से तुम्हारा स्कूल शुरू हो जाएगा। और ममता, शहर से मैं अलग अलग तरीके की बिरयानी बनाना सीख कर आया हूँ। अब मैं यहीं पर बिरयानी बेचूंगा, क्योंकि हमारे गांव में लोगों को बिरयानी बहुत पसंद है। शाम होते ही चचा के पास चले जाते हैं। जो पैसे मनोहर कमा कर लाया था, सबसे पहले उनमें से उसने पायल की फीस जमा की। फिर अगले दिन बिरयानी बनाने का सारा सामान लेकर और अगले ही दिन से उसने बिरयानी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन कोई उसके ठेले पर बिरयानी खाने नहीं आया, जबकि सामने वाले ठेले पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। तभी उसने एक चाचा को बुलाया। अरे चाचा, इधर आओ जरा, मैं भी बिरयानी बेच रहा हूँ। अरे कुछ लोग मेरी भी बिरयानी खाकर देखिए। अरे मनोहर, वो कई सालों से बिरयानी बेच रहा है, लोगों को लत पड़ गई है उसकी बिरयानी खाने की। अरे कम से कम एक बार लोगों को मेरी बिरयानी खाकर तो देखनी चाहिए। वो 120 रुपए की प्लेट देता है, मैं 100 रुपए की दे दूंगा। अरे तुम्हें यहाँ हर कोई जानता है कि तुम मजदूरी करते थे, इसलिए सबको पता है तुम्हारे हाथों में वो स्वाद होगा ही नहीं। 10-20 के चक्कर में कोई अपना स्वाद नहीं खराब करेगा। मुझे जाने दो भैया। ऐसे कई दिन बीत गए, लेकिन कोई उसकी दुकान पर बिरयानी खाने नहीं आता था। हर रोज उसकी बिरयानी बर्बाद हो जाती थी। एक रात उसने गुस्से में अपनी पत्नी से कहा, ये गांव वाले सिर्फ एक बार मेरे हाथ की बिरयानी खा लें तो दोबारा उसके पास जाएंगे नहीं, पर कोई मेरी बिरयानी खाने को तैयार ही नहीं है। अब बिरयानी उससे कम रेट में बेचो, फिर देखना। अरे मैंने कम रेट में बिरयानी बेचने की कोशिश की, लेकिन लोग कह रहे हैं कि 10-20 के चक्कर में अपना स्वाद नहीं खराब करेंगे। अब देखना, मैं बिरयानी इतनी सस्ती बेचूंगा कि लोगों को आना ही पड़ेगा। वो 120 की देता है, मैं सिर्फ 10 रुपए प्लेट बेचूंगा। इतने कम रेट में आप बिरयानी कैसे बेच पाओगे? इससे ज्यादा तो बिरयानी बनाने में ही खर्च हो जाता है।
जो सरकार की तरफ से हमें हर महीने मुफ्त चावल मिलते हैं ना, क्यों ना मैं उन चावलों का इस्तेमाल करके बिरयानी बनाऊं, फिर तो मुझे कोई घाटा नहीं होगा। लेकिन पापा, अगर उस चावल से आप बिरयानी बनाकर बेचेंगे तो लोगों को उसका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। सही कह रही हो बिटिया, तो फिर ऐसा करता हूँ, गजोधर काका के घर जाता हूँ। इस बार उनकी धान की खेती बहुत अच्छी हुई थी, उनसे कुछ उधार धान और चावल ले लेता हूँ, क्योंकि मार्केट से चावल खरीदने जाऊंगा तो महंगे पड़ जाएंगे। मनोहर उसी वक्त गजोधर काका के घर गया, जो कि एक किसान थे। काका मुझे बस 50 किलो धान दे दीजिए, इस बार मैं भी खेती करना शुरू कर दूंगा और अगली फसल मैं आपको ब्याज सहित वापस कर दूंगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम तो हमारे गांव के ही आदमी हो, जितना चाहे उतना धान ले जाओ। और मैं तो कब से तुम्हें समझाता था कि खेती करना शुरू कर दो, लेकिन तुम खेती की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे अपने पिता के गुजर जाने के बाद। तो गजोधर काका से मनोहर धान ले आया। अब उसके पैसे सिर्फ चिकन लाने में ही खर्च हुए। अब उसने 10 अलग अलग तरह की रंग बिरंगी बिरयानी बनाई और सिर्फ 10 रुपए प्लेट बेचने लगा। आ जाओ गाँव वालों, सिर्फ 10 रुपए में रंग बिरंगी अलग अलग तरह की बिरयानी खा लो, मजा ना आए तो 10 रुपए भी मत देना। उसकी ये बात सुनकर गांव वाले उसके ठेले पर आ गए। अरे मनोहर, 10 रुपए में बिरयानी बेचकर क्यों अपना घाटा करवा रहे हो? और ये इतने प्रकार की बिरयानी बनाना तुम कहाँ से सीख गए भाई? महक तो बहुत अच्छी आ रही है। आप लोगों ने कभी बताने का मौका ही नहीं दिया। मैं 6 महीने के लिए शहर गया था, वहाँ बहुत बड़े होटल में काम करता था, वहीं से ये सब सीख कर आया हूँ। अगर 10 रुपए की बिरयानी में हमें वही स्वाद मिला तो हम तुम्हारी दुकान पर खाया करेंगे। जल्दी से हम सबके लिए एक एक प्लेट लगा दो। इतने दिनों की मेहनत के बाद आज पहली बार उसकी दुकान पर लोग बिरयानी खा रहे थे। सब बिरयानी खाकर अपनी उंगलियां चाटते रह गए। अरे वाह भाई मनोहर, तुम्हारी 10 रुपए की बिरयानी में तो वो स्वाद है जो 120 वाली में भी नहीं। आज के बाद हम तुम्हारी दुकान पर बिरयानी खाने आया करेंगे और मैं आसपास के गांव में भी बता दूंगा। लोग उसकी बिरयानी पसंद भी करने लगे। कुछ ही दिनों बाद आसपास के सभी गांव के लोग उसके पास बिरयानी खाने आने लगे और उसका काम खूब चलने लगा। ममता, अब तो मैं कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं, अब जल्द ही मैं ढाबा भी खोल लूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद लोग कम चिकन की शिकायत करने लगे, तो अब मनोहर 120 वाली चिकन बिरयानी 80 रुपए में बेचने लगा। गांव वालों, मैंने 10 रुपए की बिरयानी से शुरुआत की थी, इसलिए मैं 10 वाली प्लेट बेचना बंद नहीं करूंगा, ताकि जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं है वो 10 वाली बिरयानी खा सके। वाह बेटा, अब तो वो लोग भी बिरयानी खा सकेंगे जिन्होंने आज तक बिरयानी नहीं खाई, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। 10 रुपए की बिरयानी की शुरुआत करके उसने 1 साल बाद ढाबा भी खोल लिया और खेती किसानी भी करने लगा। सुनिए जी, शाम को जल्दी काम से लौट आना। वो क्या है ना, रौनक मेले में जाने की जिद कर रहा है। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी काम से लौट आऊंगा, फिर हम तीनों मिलकर मेले चलेंगे, ठीक है? ऐसा कहकर वो काम पर चला गया। मुकेश दिहाड़ी मजदूरी करके अपना घर परिवार चलाता था। ललिता और उसकी शादी कई साल पहले गांव में हुई थी। फिर काम के सिलसिले में वो अपनी पत्नी ललिता के साथ गांव से शहर आ गया और किराए का कमरा लेकर वहीं रहकर दिहाड़ी मजदूरी करके सबका पेट पालने लगा। कुछ समय बाद ललिता ने एक बेटे को जन्म दिया। अब उनका परिवार पूरा हो गया। वो भले ही कम कमाते थे, लेकिन फिर भी एक साथ हंसी खुशी से रहते थे। आज मेले में जाना था, इसलिए मुकेश काम से जल्दी लौटने का वादा करके गया था। ललिता और रौनक चौखट पर बैठकर टकटकी लगाए उसके लौटने की राह देख रहे थे। तभी मुकेश की फैक्ट्री के कुछ लोग मुकेश की लाश लेकर वहां आए। मुकेश की लाश देखकर ललिता के पांव तले जमीन खिसक गई। ये आपको क्या हो गया जी? उठिए ना, उठिए। देखिए, फैक्ट्री में काम करते वक्त इनका पैर ऊपर से फिसल गया और नीचे गिरते ही इनकी मौत हो गई। अब ललिता पर सारी जिम्मेदारियां आ गई। वो मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे का पालन पोषण करने लगी, लेकिन मुकेश के बिना अब उनकी जिंदगी नीरस बन चुकी थी। मुकेश को गए हुए अब 2 साल बीत चुके थे। फिर एक रोज ललिता को गांव से किसी का फोन आया। बिटिया, तुम्हारे बाबा की तबीयत बहुत खराब है, बस यूँ समझ लो कि वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। तुम जितनी जल्दी हो सके गांव में आ जाओ। ललिता ने जल्दी से 2 जोड़ी कपड़े बैग में भरे और अपने बेटे के साथ रेलवे स्टेशन पहुंच गई। माँ, हम ट्रेन से जाएंगे? हाँ बेटा, इस टाइम गांव जाने के लिए कोई बस नहीं मिलेगी, इसीलिए ट्रेन से जाना पड़ेगा। अच्छा सुनो माँ, कुछ खाने को है क्या? बहुत भूख लग रही है। ललिता के घर से रेलवे स्टेशन की दूरी बहुत ज्यादा थी और पैदल चलते चलते रौनक को बहुत तेज भूख लग गई थी। ललिता ने अपनी पोटली खोली तो उसमें 2 सूखी रोटी रखी थी और साथ में 1 प्याज था। सूखी रोटी देखकर रौनक का मुंह बन गया, लेकिन वो भी जानता था कि उसकी माँ ललिता और वो बहुत तेजी में स्टेशन के लिए निकले थे। रौनक ने चुपचाप रोटी और प्याज खाया और ललिता की गोद में ही सो गया। फिर थोड़ी देर बाद, उठ रौनक, देख ट्रेन आ गई, चल बेटा जल्दी उठ जा।
अरे वाह, कितने दिन बाद आज हम ट्रेन में जाएंगे। रौनक को ट्रेन में बैठने की खुशी थी, लेकिन ललिता के आंसू थम नहीं रहे थे। उसे तो अपने पिता की चिंता सता रही थी। पूरे सफर के दौरान रौनक बस खिड़की के पास बैठकर बाहर की चीजों को निहारता रहा। वहीं ललिता बस सीट पर पीछे सिर टिकाए बैठी रही और अपने पिता की सलामती की दुआ करती रही। लेकिन ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था। ललिता के पिता की मौत हो चुकी थी। उस दिन ललिता बहुत रोई। पिता का अंतिम संस्कार कर ललिता रौनक को लेकर वहां से चली आई। पिता के गम में वो ये बात भूल ही गई थी कि उसके साथ छोटा बच्चा भी है और रास्ते में। माँ, भूख लगी है। रौनक की बात सुनकर ललिता को होश आया। उसके पास रौनक को देने के लिए कुछ नहीं था। तभी वहाँ एक भेलपुरी वाला आया। भेलपुरी खा लो, 20 रुपए में। एक भेलपुरी से 2 लोगों का पेट भरे। ऐसी भेलपुरी खाइए। ये सुनकर ललिता ने जल्दी से अपने पल्लू से 20 रुपए निकाले और उससे भेलपुरी ले ली। ये सोचकर कि उन दोनों का पेट भी भर जाएगा और उसके बाकी के पैसे भी बच जाएंगे। कई घंटों के सफर के बाद ललिता और रौनक अपने स्टेशन पहुंच गए। वहां पहुंचते ही रौनक रोने लगा। ललिता समझ गई कि अब रौनक से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। माँ, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और 3 बार उल्टी भी हो चुकी है। ये सब सुनकर ललिता को समझते देर नहीं लगी कि ये सब उस भेलपुरी की वजह से हुआ है। इतना कहते ही रौनक बेहोश हो गया। ललिता फौरन उसे एक डॉक्टर के पास लेकर पहुंची तो डॉक्टर ने उसे बताया कि रौनक को फूड पॉइजनिंग हुई है। वजह से हुआ है जो उसने रेलवे स्टेशन से खरीद कर रौनक को खिलाई थी। फिर पूरे 1 हफ्ते बाद जब रौनक की तबीयत में कुछ सुधार हुआ तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, वो भेलपुरी तो बहुत ही गंदी थी। न जाने मेरी तरह और कितने ही बच्चे बीमार होंगे उस गंदी भेलपुरी को खाकर। और उससे कहीं ज्यादा अच्छी भेलपुरी तो तुम बना लेती हो माँ। रौनक ने लाख टके की बात कही थी, जिसे सुनकर ललिता सोच में पड़ गई। और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद ललिता को उसके जीवन का मकसद मिल गया और नया रोजगार भी। ललिता ने स्टेशन के पास ही अपनी झोपड़ी बनाई और वहीं पर भेलपुरी बनाने का कुछ सामान ले आई और उससे भेलपुरी बनाई और रौनक के साथ रेलवे स्टेशन पर भेलपुरी बेचने लगी। आओ आओ, 10 रुपए में स्वादिष्ट भेलपुरी खाओ। आओ आओ। ललिता की आवाज सुनकर कई लोग उसकी ओर आए और सिर्फ 10 रुपए में भरपेट भेलपुरी लेकर खाने लगे। उसकी 10 रुपए में करारी करारी चटपटी भेलपुरी खाकर सबको मजा आ गया। आराम से खाओ और जितना जी चाहे उतना खाओ। इसे खाकर तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी, क्योंकि मेरी माँ ने बनाई है, उन गंदे अंकल ने नहीं। ये बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगे और सामने खड़ा वो बासी भेलपुरी वाला चुपचाप हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चला गया। अब उस गरीब बहू की रेलवे स्टेशन पर 10 रुपए में बिकने वाली भेलपुरी सबको पसंद आने लगी और उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी।